हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां कनाडा ने भारत को बताया है दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा। संसदीय समिति की रिपोर्ट में बड़ा दावा बताएंगे। आखिर ट्रूडो की कौन सी है ये नई चाल? तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ताइवान के राष्ट्रपति में पहली बार हुई डायरेक्ट बातचीत। आग बबूला हुआ चाइना। वन चाइना पॉलिसी की दिला दी याद। जी हाँ, तो वहीं पाकिस्तानी ने उठाया कश्मीर और खालिस्तानी अमृतपाल का मुद्दा। अमेरिका ने दे दिया करारा जवाब। बताएंगे क्या कहा। तो वहीं गठबंधन सरकार से पहले ही नीतीश कुमार ने चला दिया तीर अग्निवीर स्कीम में हो बदलाव जैसा दे दिया बयान दोस्तों, जिसके बाद पीएम मोदी के फैसले पर उठने लगे सवाल। क्या ये गठबंधन की सरकार अभी से ही लगी है हिलने? सारी जानकारियां बताएंगे। इस बार अमित शाह जी की सरकार में कौन सा होगा पद, क्या होगी भूमिका? बस आप वीडियो का अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कनाडा ने भारत को बताया दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा। संसदीय समिति की रिपोर्ट में बड़ा दावा। क्या ट्रूडो की कोई है ये नई चाल? दरअसल कनाडा की उच्च स्तरीय संसदीय समिति ने भारत को दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा बताया है। इसमें पहले नंबर पर चीन को रखा गया है। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया संसदीय समिति बोले तो NSICOP ने इस सप्ताह अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत अब रशिया को हटाकर कनाडा की लोकतांत्रिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं के लिए चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा विदेशी हस्तक्षेप खतरा बनकर उभरा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक बयान में विदेशी हस्तक्षेप के बारे में अपनी सरकार की गंभीर चिंता पर जोर दिया है। दोस्तों, यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी हुई है जब ट्रूडो के आरोपों के चलते भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और दोनों के बीच संबंध बदतर हुए हैं। ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय सरकारी एजेंटों की संलिप्तता का आरोप लगाया था। हालांकि ट्रूडो ने कभी भी आरोपों के संबंध में कोई सबूत नहीं दिए। भारत के इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज किया है। आपको बता दें, भारतीय अधिकारियों ने अभी तक इन आरोपों का जवाब नहीं दिया। इससे पहले नई दिल्ली ने इस तरह के दावों का खंडन किया था। इसके साथ ही भारत ने कनाडाई अधिकारियों पर भारतीय मामलों में दखल देने और खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लोगों समेत चरमपंथी तत्वों को शरण देने का आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ट्रूडो की इसमें बहुत बड़ी कोई नई चाल है जो भारत को दूसरा सबसे बड़ा विदेशी खतरा बता रहा है? और अब दोस्तों लाखों लोगों के, लाखों विदेशियों के भारत के खिलाफ सुर जरूर बदलेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत में अब गठबंधन की सरकार है तो फिर अब जो मर्जी जैसा अनर्गल बयानबाजी हो कर सके। लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुछ भी सही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार, उसके बावजूद भी इस सरकार को कमजोर समझती नजर आ रही है दुनिया। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जी को नसीहत भी दिया है जस्टिन ट्रूडो ने, जिसके बाद खुद फंसते नजर आए हैं कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो। लोगों ने जमकर लगा दी उनकी क्लास। दरअसल दुनिया भर के नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने पर, वो भी थर्ड कॉन्सिक्यूटिव प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने बधाई देते हुए एक्स पर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में जीत पर बधाई। कनाडा मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन पर आधारित संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार है, जिसके बाद लोगों ने उसकी जमकर क्लास लगाई है। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से दिए गए बधाई संदेश में मानवाधिकारों, विविधता और कानून के शासन जैसी बातें कही गई, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने क्लास लगाई। लोगों ने ट्रूडो को याद दिलाया कि उनकी सरकार के कार्यकाल में क्या क्या हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ताइवान के राष्ट्रपति में पहली बार हुई सीधी डायरेक्ट बात। आग बबूला हुआ चाइना। वन चाइना पॉलिसी की दिलाई याद। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के बीच पहली बार बात हुई है। लाई चिंग-ते ने लगातार तीसरी बार चुनावी जीत हासिल करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक्स पर बधाई दी। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर जवाब दिया, लेकिन इस घटनाक्रम से ताइवान को हड़पने की योजना बना रहा चाइना बुरी तरह से तिलमिला गया। चीनी विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने ताइवान के नेता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संवाद को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। यही नहीं, चीन ने भारत को वन चाइना नीति की याद भी दिलाई है और ताइवान के नेताओं से सावधान रहने को भी कहा है। दरअसल ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ने प्रधानमंत्री मोदी जी को सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत पर मेरी हार्दिक बधाई। हम तेजी से बढ़ती ताइवान भारत साझेदारी को बढ़ाने, व्यापार, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में हमारे सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं, ताकि इंडो पैसिफिक में शांति और समृद्धि में योगदान दिया जा सके। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा कि आपके गर्मजोशी भरे संदेश के लिए धन्यवाद लाई चिंग तेजी। मैं पारस्परिक रूप से लाभकारी आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की दिशा में काम करते हुए और भी घनिष्ठ संबंधों की आशा करता हूं। अब ऐसे में भारत ताइवान की दोस्ती से चाइना तिलमिला गया दोस्तों, और
वो उसका विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ने ताइवान के क्षेत्रीय नेता लाई चिंगते के एक्स पर दिए संदेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया के बारे में भारत के सामने विरोध दर्ज कराया है। बयान में आगे कहा गया है कि चीन ने हमेशा ताइवान के क्षेत्रीय अधिकारियों और चीन के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले देशों के बीच किसी भी तरह की आधिकारिक बातचीत की दृढ़ता से विरोध करता है। दुनिया में केवल एक चीन है। भारत ने वन चाइना सिद्धांत के संबंध में गंभीर राजनीतिक प्रतिबद्धताएं की है और उससे ताइवान के अधिकारियों की राजनीतिक योजनाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए और एक चीन का उल्लंघन करने वाली कार्रवाई से बचना चाहिए। यानी कि भारत को धमकी देने की कोशिश की है कि भारत ने उसके वन चाइना पॉलिसी को फॉलो नहीं किया है। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि ताइवान भारत के लिए एक देश है तो कमेंट में ताइवान इज अ कंट्री लिखना मत भूलिएगा आप लोग भारी मात्रा में और चीन को करारा जवाब दीजिएगा। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर और खालिस्तानी अमृतपाल का मुद्दा, अमेरिका ने दे दिया करारा जवाब। जी हां, भारत के आम चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। ये परिणाम बीजेपी को बहुमत न मिलने के कारण बेहद खास माना जा रहा है, खास करके विपक्षियों के लिए। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास सरकार बनाने भर की सीटें हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी फिर से पीएम बनते दिखाई दे रहे हैं। इस बीच दो ऐसे प्रत्याशी सांसद बने हैं जो जेल में बंद है और इनकी चर्चा अमेरिका तक हो रही है। इससे जुड़ा एक जब सवाल पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से जब पूछा तो उसे अमेरिका ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वो उत्तर नहीं देगा। जी हां, जिन दो प्रत्याशियों की बात हो रही है वो आतंकवाद के आरोपों में जेल में बंद है। मंगलवार को आए परिणामों में जेल में बंद खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की, जबकि इंजीनियर राशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशीद ने बारामूला सीट से जीत हासिल की है। इनकी जीत में पाकिस्तान ने कुछ खास दिलचस्पी ले रखी है। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने अमेरिकी विदेश विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे जुड़ा सवाल किया। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि भारतीय चुनाव का एक डार्क साइड है जिसकी शायद डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अनदेखी की है। दो नेताओं ने किसी से भी सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी अब्दुल रशीद ने पूर्व सीएम को हराया, वहीं कथित अलगाववादी खालिस्तानी नेता अमृतपाल ने जीत हासिल की। दोनों जेल में है और उन्होंने बाकियों से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। आप इनकी जीत को कैसे देखते हैं दोस्तों? इतने लंबे सवाल के जवाब में अमेरिकी विदेश विभाग प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत के आंतरिक चुनावी या राजनीतिक मुद्दों पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर में चुनाव का मुद्दा भी उठाया जिस पर अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अब पाकिस्तान को तो ये पता चल चुका होगा कि भारत के खिलाफ ही कोई भी सवाल अमेरिका में नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि भारत के इंटरनल मैटर वाले सवालों पर अगर जवाब दिया तो अमेरिका ना तो घर का रहेगा ना ही घाट का। जी हां दोस्तों, तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, खूंखार आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी पहुंचा यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसके बाद भड़क उठा तालिबानी नेता। क्या कहा बता दें, दुनिया का खूंखार आतंकवादी सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के बनने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान का गृह मंत्री भी और हक्कानी नेटवर्क का चीफ भी है। हक्कानी चीफ के यूएई पहुंचने पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। सिराजुद्दीन हक्कानी दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है। अमेरिका ने इस पर $1 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है। हक्कानी के बारे में कहा जाता है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारतीय नागरिकों को निशाना बनाया है। सिराजुद्दीन हक्कानी के अब यूएई दौरे के बाद तालिबान में बवाल मच गया है। कहा यह जा रहा है कि हक्कानी यूएई में अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी अधिकारियों से भी मिलेगा। हक्कानी चीफ के यूएई पहुंचते ही तालिबान का सरगना मुल्ला हेबतुल्ला भड़क गया है। बताया जा रहा है कि बगैर तालिबानी सरगना से सलाह लिए हक्कानी चीफ यूएई पहुंचा है। मुल्ला हेबतुल्ला को इस यात्रा के बारे में पता ही नहीं था। अफगानिस्तान की अमाज न्यूज ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि हक्कानी चीफ सिराजुद्दीन के साथ तालिबान का खुफिया चीफ अब्दुल हक वासी भी यात्रा पर है। जी हां, तो वहीं भारत में गठबंधन में आ रहे मोदी तो फिर क्यों खौफ में है शहबाज शरीफ? पाकिस्तान ने खुद बताया अपना डर, बातचीत पर माना सच। जी हां, भारत में लोकसभा चुनाव के बाद अब गठबंधन सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। इस बीच पाकिस्तान की सरकार से अभी तक कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन सामने नहीं आया है, वो भी तब जब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के पद संभालने पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्हें बधाई दी थी। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सरकार का आकलन है कि भारत में विपक्ष के मजबूत होने के बाद अब बीजेपी आक्रामक हिंदुत्व के रास्ते पर बढ़ सकती है। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि इस गठबंधन सरकार में भी भारत की इस्लामाबाद के प्रति नीति में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान को किस बात का डर सता रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि इस चुनाव से साफ हो गया है कि मोदी अब बीजेपी और आरएसएस से बड़े नहीं रह गए। भारत में गठबंधन सरकार का दौर एक बार फिर से आ गया है। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा कि बीजेपी को बहुत कम अंतर मिली जीत एक तरह से दुधारी तलवार की तरह से है।
पाकिस्तान का मानना है कि या तो मोदी अपना रास्ता बदलेंगे या फिर आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे। पाकिस्तानी अधिकारी ने कहा एक मजबूत विपक्ष बीजेपी को हिंदुत्व को और ज्यादा आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बाध्य कर सकता है। इस पर दोस्तों आपकी क्या राय होगी? पाकिस्तान के इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर दे दीजिएगा कि मोदी जी अपना रास्ता बदलेंगे या फिर आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे। पाकिस्तान का ये सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत पर बलूचिस्तान से आया कुछ खास ऐसा संदेश की दिल को छू लेगी ये खबर। जी हां दोस्तों, देश में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पीएम मोदी के लहर के सामने विपक्षी खेमा धाराशाही तो हो गया। पीएम मोदी एक बार फिर से लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बीच बलूचिस्तान से जो पीएम मोदी को और भारत देश को बधाई मिली है दोस्तों, आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान से पीएम मोदी के दिल को छू लेने वाला वीडियो सामने आया है। जी हां, भाजपा और पीएम मोदी को बधाई देने वाले वीडियो में बलूचिस्तान के बच्चों के हाथों में भारत और अपने लोकल झंडे को लेकर झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक तरीके से संदेश दे रहे हैं, बधाई संदेश दे रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में एक गाना भी बज रहा है जो आपको हम नहीं सुनवा सकते, जिसके बोल है जीतेगा सारा इंडिया। साथ ही एक कैप्शन भी लिखा हुआ है जिसमें बलूचिस्तान से पीएम मोदी के लिए खास संदेश और पीएम मोदी समेत भाजपा को बधाई लिखा हुआ है। ऐसे में दोस्तों इन बच्चों को आप लोग और खास करके बलोच को थैंक यू सो मच कहना मत भूलिएगा पीएम मोदी जी के बिहाफ पर। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, स्वर्ण मंदिर में लगे खालिस्तानी नारे भिंडरावाले के पोस्टर भी लहराए। जी हां, सिखों के पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर में गुरुवार सुबह कुछ लोगों ने खालिस्तान जनरल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर लहराए हैं। इसके अलावा खालिस्तान समर्थक नारे भी लगाए गए हैं। 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार की 40वीं बरसी के मौके पर सिख समुदाय के कुछ लोगों ने यह नारेबाजी की है और पोस्टर लहराए हैं। राज्य में आज ब्लू स्टार की बरसी के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। आज शाम को ही सिख संगठनों ने खालसा मार्च निकालने का भी ऐलान किया है। वैसे में आप देख सकते हैं कि स्वर्ण मंदिर तक में खालिस्तानी नारे लगाए गए हैं। जी हां दोस्तों, तो वहीं 85 साल के इतिहास में पहली बार हुआ बड़ा बदलाव, रसोइयों और पानी देने वाले कर्मियों को किया गया पदोन्नत। जी हां, देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 85 साल के इतिहास में पहली बार कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ कुल 2600 रसोइया और पानी देने वाले कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के पास 2 विशेष कैडरों के लिए कुल 12,250 कर्मचारी नियुक्त हैं। ये कर्मचारी 1939 में गठित लगभग 3,25,000 पुरुष और महिला शक्ति बल के लिए रसोई, कैंटीन और इसी की तरह प्रशासनिक कार्यों को संभालते हैं। सीआरपीएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बुधवार को एक आदेश के माध्यम से 1700 रसोइयों और 900 पानी की सेवा देने वाले कर्मियों को कांस्टेबल पद से हेड कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा है कि सीआरपीएफ के 85 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तो वहीं बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की शपथ के बाद भारत आएंगे अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवान, व्हाइट हाउस ने कर दी है इसकी पुष्टि। जी हां, गुरुवार को व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान जल्द ही भारत दौरे पर जाएंगे। इस दौरे पर वो अमेरिका भारत के रिश्तों पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार बहुमत मिलने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन पर बधाई दी। इसी के दौरान बाइडेन ने जैक सुलिवान की भारत यात्रा के बारे में भी बताया। जी हां, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कहिएगा। तो वहीं पाकिस्तान की कंगाली के बीच चीन पहुंचे शहबाज शरीफ पैसे की उम्मीद में शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। जी हां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, देश को आर्थिक संकट से उबारने के लिए और सहायता का अनुरोध तथा निवेश की संभावनाओं की चर्चा करने के लिए बीजिंग पहुंच चुके हैं और उपरोक्त मुद्दों को लेकर वो चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और अन्य नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। 4 जून से चीन की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए शरीफ ने बुधवार को अत्याधुनिक शहर शेनझेन का दौरा किया और निवेशकों की बैठक को संबोधित किया। पाकिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी एपीपी की खबर के अनुसार यहाँ अपने प्रवास के दौरान शरीफ शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री ली कियांग और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। वो पाकिस्तान चीन संबंध और व्यापार कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजनाओं पर काम कर रही इस प्रमुख चीनी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ बैठक करेंगे। तो वहीं आपको बता दें, आईएनएस वर्षा को लेकर बड़ी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी में इंडियन नेवी का सीक्रेट परमाणु पनडुब्बी बेस एक साथ चीन पाकिस्तान का हो पाएगा शिकार। जी हां, आंध्र प्रदेश के रामबिली गांव से सटे समुद्र में शांत तटों के बीच नीचे जमीन के अंदर एक चमत्कार अपना आकार ले रहा है और इसका नाम है आईएनएस वर्षा और ये भारत का सीक्रेट और दुर्जय न्यूक्लियर पनडुब्बी अड्डा होगा। 3.75 अरब डॉलर की यह मेगा प्रोजेक्ट 20 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें एक पहाड़ में सुरंग का एक नेटवर्क तैयार किया गया है ताकि चुपके से पनडुब्बियों के ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। चीन और भारत के बीच बिजली की रफ्तार से अपने अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत करने के लिए काम किए जा रहे हैं और कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है।
भारत जिस न्यूक्लियर पनडुब्बी सीक्रेट बेस तैयार कर रहा है वो आंध्र प्रदेश के तटीय गांव रामबिली के पास निर्माणाधीन है, जो विशाखापत्तनम बेस से लगभग 70 किलोमीटर दूर है। तो वहीं फलस्तीन का मतलब इजराइल का खात्मा। हमास संस्थापक के बेटे ने कहा, इस्लाम से नहीं लड़ा गया तो दुनिया खतरे में है। जी हां, हमास के सह संस्थापक शेख हसन यूसुफ के बेटे मोसाब हसन यूसुफ पहले भी इस बात का खुलासा करते रहे हैं कि हमास किस तरह से आतंक फैलाता है। ग्रीन प्रिंस के नाम से पहचाने जाने वाले मोसाब ने अब इस्लाम और हमास को लेकर यह बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन इजराइल के विनाश पर निर्भर करता है। यदि फलस्तीन की कोई परिभाषा है तो इसका मतलब है इजराइल का खात्मा। इसके अलावा उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस्लाम से नहीं लड़ा गया तो दुनिया खतरे में है। तो वहीं बता दें 8 नहीं अब 9 जून को प्रधानमंत्री पीएम पद की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। जी हां, शाम 6 बजे हो सकता है समारोह। बता दें गठबंधन के सभी दलों की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने के फैसले पर मुहर लग चुकी है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनका शपथ समारोह कार्यक्रम एक दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह अब 9 जून को शाम 6 बजे होगा। पहले यह समारोह 8 तारीख को होना था, लेकिन अब इसे एक दिन आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि इस बारे में अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ऐसे में कांग्रेचुलेशन पीएम नरेंद्र मोदी जी फॉर बिकमिंग 3rd कॉन्जिक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर। जरूर कहिएगा दोस्तों कमेंट में। तो वही आपको बता दें अग्निवीर स्कीम को लेकर जेडीयू ने दे दिया संकेत। कही ऐसी बात जिसे पीएम मोदी के फैसले पर उठ गए सवाल। जी हां, गठबंधन सरकार से पहले ही नीतीश कुमार ने चला दिया तीर। अग्निवीर स्कीम में हो बदलाव जैसा दे दिया बयान। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तीसरा कार्यकाल आसान होने वाला नहीं है। इसके संकेत अभी से ही मिलने लगे हैं। जी हां, दूसरे कार्यकाल में पीएम मोदी ने जिस बेबाकी से फैसले लिए हैं शायद ऐसा तीसरे टर्म में होता नहीं दिखाई दे रहा। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला जब एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू के नेता केसी त्यागी ने कहा है कि वो पीएम मोदी से सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना की समीक्षा की मांग करेगी। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और उसके प्रमुख नीतीश कुमार के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक केसी त्यागी ने कहा है कि कई राज्यों में इस योजना के खिलाफ नाराजगी है। उन्होंने कहा कि नाराजगी है, इसीलिए हम अग्निवीर की समीक्षा की मांग करेंगे, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने यह भी कहा कि राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण होना चाहिए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। गौरतलब है कि राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण भारतीय विपक्षी गुट के प्रमुख चुनावी मुद्दों में से एक था। इसके अलावा आरजेडी और कांग्रेस समर्थित नीतीश कुमार सरकार ने जेडीयू प्रमुख से पाला बदलने और राजग से हाथ मिलाने से पहले राज्य में जाति सर्वेक्षण कराया था। दोस्तों अब आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि गठबंधन सरकार बनने से पहले नीतीश कुमार के दल ने, नीतीश कुमार की पार्टीज ने अपना पहला बाण चला दिया है। दोस्तों पहला बाण से तीर को छोड़ दिया। इस पर आपकी राय तो बनती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन की सरकार है तो ये लोग अपनी मांग जरूर प्रधानमंत्री मोदी जी से मनवाने की कोशिश करेंगे। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों राय देना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।